देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, टॉपिक पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिटी, राज व्यवस्था। पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? राज व्यवस्था पढ़ेंगे। अब पहले आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, वहीं यहां भी कंफ्यूजन है। वो चीज समझिए। एक है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और एक है पॉलिटी। हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये है राज व्यवस्था, पॉलिटी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों में फर्क क्या है वो समझें, ताकि हम लोगों का विजन क्लियर हो सके कि हमें किस नजर से पढ़ना है। पॉलिटी वो है कि हमारे देश की, राज्य की व्यवस्था कैसे चल रही है। व्यवस्था मतलब सिस्टम। तो यूं कहें कि हमारा स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। अब ये याद रखिएगा हिंदी वाले और इंग्लिश वालों के लिए। अगर एक तरीका तो ये है स्टेट लिखने का, और एक ये है तरीका। अगर कैपिटल एस आता है तो इसका मतलब है कंट्री की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है। अगर स्मॉल एस से स्टार्टिंग है तो इसका मतलब है स्टेट की बात कर रहा है, यानी प्रोविंस की बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है। समझ में आया? तो हम जो बात कर रहे हैं वो कैपिटल एस की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। तो हमारे देश का सिस्टम कैसे चल रहा है वो हमें समझना है। दूसरी चीज, संविधान। संविधान है जो एक बेयर एक्ट की तरह है। बेयर एक्ट का मतलब समझते हैं? बेयर एक्ट का मतलब होता है कोई कानून की किताब जिसमें धारा होती हैं, सेक्शन होती हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 1 में ये लिखा है, सेक्शन 2 में ये लिखा है, सेक्शन 3 में ये लिखा है। तो मतलब हमें वो पूरा एक्ट पढ़ना होता है सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज, सिस्टम वाइज नहीं पढ़ना होता है, सेक्शन वाइज पढ़ना होता है। तो संविधान में क्या है? धारा नहीं है। संविधान में अनुच्छेद हैं जिनको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहते हैं। अब हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा संविधान आर्टिकल वाइज नहीं पढ़ना है। अगर हमें आर्टिकल वाइज पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी बात करेंगे, उसे संविधान की बात करेंगे। लेकिन हमें सिस्टम समझना है। जैसे हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, राष्ट्रपति की, तो अब हम जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 52 को पहले पढ़ें। हो सकता है हम आर्टिकल 58 की बात पहले करें और उसके बाद हम 52 पर आ जाएं। तो मतलब वहां हम आर्टिकल्स का ध्यान नहीं रखेंगे। आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी है सिस्टम। समझ में आ गया? तो हम किस हिसाब से पढ़ेंगे? सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। यहां के राज्य की व्यवस्थाएं, मतलब गवर्नमेंट कैसे काम करती है, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करता है, प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, जुडिशरी न्यायपालिका है वो कैसे काम करती है। तो हम आर्टिकल के साथ जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो हम पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फिर हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे। अब हम आर्टिकल देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिफरेंस 100 का अंतर आ जाएगा। तो हम क्या 100 के बीच में छोड़कर चले गए? हमें अगर नहीं छोड़ते तो हम संविधान पढ़ते। हम छोड़कर चल रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये विजन क्लियर हो गया? तो मतलब आर्टिकल सेकेंडरी होंगे, अनुच्छेद। पहली चीज क्या होगी? सिस्टम। हम सिस्टम को पढ़ेंगे। अब दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारा सिस्टम डिपेंड किस पर है? इस पर डिपेंड है। तो जाहिर सी बात है हमें पढ़ना इसको भी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? पहली चीज, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a document which elaborates the powers between state, center, about judiciary। मतलब एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, देश को चलाने संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में दिया गया है। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब हम पीछे वापस आए। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे पहले, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसके सिस्टम पर आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, संविधान की हम बात करें, तो संविधान को हम स्टडी के तौर पर, पढ़ाई की दृष्टि से 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। जनरली करेंगे
एक 26 जैन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो इंप्लीमेंट लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। रेडी कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को रेडी हो चुका था। आगे हम पढ़ेंगे ये चीजें। तो देखिए, एक हिस्सा तो हम करते हैं कि 26 जनवरी से पहले हमारे संविधान की क्या कहानी थी, क्या हिस्ट्री थी। सेकंड, 26 जनवरी 1950 के दिन ये कैसा था, मतलब जिस दिन लागू हुआ उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या था। उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान में संशोधन हुए हैं। तो संविधान में संशोधन हुए तो 26 जनवरी के बाद में वो कैसा हुआ। क्लियर हो गया? तो एक तो 26 जनवरी को इंप्लीमेंट हुआ, वो दिन कैसा था, मतलब उस दिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, और यहां करंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वर्तमान संविधान की बात करेंगे, उसके अमेंडमेंट या संविधान संशोधनों की बात करेंगे, और यहां उसकी हिस्ट्री। अब उसकी हिस्ट्री को भी हम डिवाइड करें, उसकी हिस्ट्री को डिवाइड करें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। जो संवैधानिक विकास था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो अंग्रेजों द्वारा भी किया गया था, अंग्रेजों के टाइम में। अब अंग्रेजों के टाइम में किया गया था, उसे भी हम डिवाइड कर दें। तो अंग्रेजों के टाइम में डिवाइड करें तो हम देखें, पहले तो कंपनी का रूल था, कंपनी का शासन था। तो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और 1773 में, 1773 में कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आया और वहां से कंपनी है जो गवर्न करना शुरू हुई। और जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तब वहां पर कंपनी का शासन खत्म हो गया था और वहां की गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था, मतलब वहां की सरकार ने यहां का शासन अपने कब्जे में ले लिया था। तो अब वहां प्राइवेट कंपनी का रूल कब से कब तक था? 1773, 1773 से 1858, 1858 तक। तो वहां तक तो कंपनी ने डेवलपमेंट किया। फिर 1858 से डेवलपमेंट किसने शुरू किया? वहां के क्राउन ने, मतलब वहां के राजा, वहां की रानी जो भी था, उसने डेवलपमेंट किया। तो ये कब तक चला? जब तक हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो गया था। तो ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली प्योर हिस्ट्री का पार्ट है। अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ेंगे तो इतना बोरिंग टॉपिक है कि आप शुरुआत में ही समझ जाओगे कि ये तो पूरी क्लास ही बेकार रहनी है ना। तो इस पार्ट को हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि सारा, जब हम तक हम ये नहीं समझेंगे कि यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए, अंग्रेजों को क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कौन कौन से एक्ट बनाए, तब तक हमें ये समझ में यहां नहीं आएगा। तो इस पार्ट को हम यहां छोड़ेंगे सारे को। अब आता है दूसरा, इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो भारतीयों ने जब संविधान बनाया तो उसकी कब कब डिमांड की, कैसे कैसे उसे बनाया, कौन कौन सी कमिटी तैयार हुई। तो ये कौन सा पार्ट हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वो हिस्ट्री जो इंडियंस ने क्रिएट की, हम उसकी से शुरुआत यहां की करेंगे। ये चीज समझ में आ गई कि अगर हम पढ़ाई की दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशन को बांटे, उसकी हिस्ट्री को बांटे, तो एक पार्ट उसकी हिस्ट्री बैक, एक वो दिन जिस दिन वो इंप्लीमेंट हुआ, एक उसके बाद का। अब उसकी हिस्ट्री में से हम अंग्रेजों का पार्ट निकाल देंगे। अभी हम कौन सा पढ़ेंगे? इंडियंस का, जो भारतीयों ने तैयार किया था। ये पार्ट हमको समझ में आ गया कि हमें पॉलिटी की तरफ मूव करना है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। अब देखिए, दुनिया में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान जो बना, वो यूएसए का था, अमेरिका का, और वो 4 मार्च 1789 को बना। अब कौन सा देश ऐसा है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पहले से था लेकिन रिटर्न में नहीं था? ब्रिटेन। ब्रिटेन का रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन उसका पहले से चला आ रहा है। हम जब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तब वहां किंग जॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो किंग जॉन ने सबसे पहले 1215 में, 1215 में एक चार्टर पर साइन किया था, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो उससे पहले क्या होता था कि राजा के मुंह से जो निकल गया वो लॉ, वो कानून होता था। राजा ने बोल दिया इसे फांसी, तो फांसी, कोई आर्गुमेंट नहीं। तो वहां राजा ने साइन करके पब्लिक को कुछ राइट दिए थे कि ये आपके राइट हैं, ये आपको मिलेंगे, है ना। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम शुरुआत करें तो वहां से मिलती है। लेकिन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किसका मिलेगा? अमेरिका का। सबसे पहले रिटर्न अमेरिका का
789 और उससे पहले 1, 1789 में। आगे बात करें हम, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल ड्राफ्ट हमारे ब्रेन में सेट करेंगे, है ना। फिर इसके वो पार्ट आएगा जिसमें इंडियंस ने इसको डेवलप किया था। समझ में आया? तो सबसे पहले हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन क्या थी, स्थिति क्या थी। जब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें पार्ट भाग कितने थे? 22 और अभी करंट में कितने हैं? 25। अब ये 3 कौन से जुड़े हैं या कुछ डिलीट भी हुए थे वो अभी हम समझेंगे। कुछ पार्ट डिलीट हुए तो 22 से कम हो गए, फिर कुछ जुड़ गए तो वापस 25 हो गए। तो करंट में अगर हम बात करें, अब देखिएगा एग्जाम में पॉलिटी में एक चीज आपको समझा दूं, अगर आप कीवर्ड पकड़ना नहीं सीख पाते हैं तो पॉलिटी यूजलेस होगी, एग्जामिनर आपके क्वेश्चन गलत कराएगा। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन ये पूछेगा, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन करंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ओरिजिनल और करंट, मूल संविधान और वर्तमान संविधान, अगर इनका फर्क नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर। तो मतलब मूल में कितने थे? 22, अब कितने हैं? 25। अब उसके बाद आता है अनुसूचियां, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का मतलब क्या है? अनुसूची का मतलब क्या है कि जो संविधान के इन 22 भागों को से हटकर कोई लिस्ट अगर बनाई है तो उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? शेड्यूल, अनुसूचियां। उनसे रिलेटेड कुछ पार्ट इन 22 भागों में भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, उसका फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे। तो मतलब 8 थी और करंट में कितनी हो गई? 12 हो गई। तो कौन कौन सी कब कब जुड़ी, ये हमें पढ़ने का विषय है। उसके बाद में आर्टिकल्स 395 थे, अभी कितने हैं? 448। कई जगह आपको 448 से ज्यादा भी ऑप्शन में मिल सकते हैं। अगर 448 नहीं है और उससे ज्यादा ऑप्शन में दे रखा है तो आपको उसी को टिक करना होगा, अदरवाइज 448 ही माना जाता है। कई जगह 448 से ए और बी को भी डबल काउंट कर लिया जाता है, तो इस तरह करके इनका नंबर ज्यादा हो जाता है, लेकिन माना 448 जाता है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 0। ओरिजिनल में तो कोई जरूरत ही नहीं थी। और अब करंट पोजीशन में कितने हो चुके हैं? 106। अब इसे अपडेट करते रहना है। हो सकता है आप लोगों की किसी की पंचवर्षीय स्कीम हो, 5 ईयर प्लान हो, इस साल नई नौकरी लगनी, अगले साल लगनी है, और अगले साल तक कोई अमेंडमेंट हो जाए और आप यहां 106 ही काउंट करते रहो, है ना। तो इसे बढ़ाते चलना है। समझ में आया यहां तक? अब आगे हम देखें कि कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए जिनसे कौन कौन से पार्ट डिलीट कर दिए गए और कौन कौन से पार्ट फिर ऐड कर दिए। पहली चीज हम समझ चुके हैं कि 22 पार्ट भाग थे। अब 22 से कितने हुए? 25। अभी करंट में कितने हैं? 25। तो अब पहले 22 से हम देखते हैं काउंटिंग कि माइनस होती है या प्लस होती है पहले। तो देखिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 में। इसकी हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे। होता क्या है कि इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो यहां पर जो स्टेट्स होते हैं और प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, यानी उनको क्या बोलते हैं? रियासतें, राज्य और रियासतें होती हैं, इनको मर्ज करके बनाया जाता है इंडिया को। और मर्ज करके बनाया जाता है तो 4 तरह की लेयर बनाई जाती हैं। स्टेट ए बी सी डी 4 टाइप के बनाए जाते हैं। तो वो 4 टाइप के जो स्टेट्स होते हैं वो होते हैं कौन से? पार्ट 7 और 9 में। और 1957 में एक फजल अली कमीशन बनता है और वो रिकमेंड करता है बाद में, और रिकमेंडेशन आती है कि लैंग्वेज के बेसिस पर रिस्ट्रक्चर किया जाए, रिसफल किया जाए। तो उसके बाद में क्या था, जो 4 टाइप थे वो खत्म करके 2 ही टाइप रखे गए। तो अब 2 टाइप है हमारे पास, या तो स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र है, सॉरी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। अब बी और सी और टाइप का कुछ नहीं बचा। तो इस तरह करके 1956 में, इसे हम जब पार्ट 1 पढ़ेंगे संविधान का वहां डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मतलब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कब हुआ? 1956 में, 1956 में हुआ। और उसमें 2 पार्ट डिलीट कर दिए। 2 पार्ट डिलीट कर दिए, कौन कौन से? 7 और 9। इन 7 और 9 में क्या था? स्टेट्स की लिस्ट थी,
4 टाइप के स्टेट थे, ए बी सी और डी। हम आगे पढ़ेंगे वो ए बी सी डी कौन कौन से टाइप थे। तो वो ए बी सी डी डिलीट कर दिए और 2 टाइप रख लिए, कौन कौन से, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो ये 2 डिलीट कर दिए। अब उसके बाद में फिर अमेंडमेंट होता है 42। याद रखिएगा, अमेंडमेंट जो हुए हैं, संशोधन जो हुए हैं, उनके साथ उनका साल, ईयर याद रखना जरूरी है। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लघु संविधान। मतलब इसमें बहुत ज्यादा पार्ट में अमेंडमेंट किया गया था। ये कब था? 76 में। और इसमें पार्ट 4A 4A जोड़ दिया गया। अब 4A में क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर कितने जोड़े गए थे। तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में फंडामेंटल राइट थे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, यानी कि मौलिक अधिकार थे और नीति निर्देशक तत्व थे। लेकिन कहीं भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की थी, मतलब रसिया के संविधान से इनका विचार लिया गया था। और ये कब जोड़ दिया गया था? 1976 में। अब क्वेश्चन आता है, हम आगे पढ़ेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज, वहां भी पढ़ेंगे कि मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, मौलिक कर्तव्य कितने थे? कितने थे? 7 थे। अच्छा, कोई आइडिया? थे ही नहीं, यही तो समझना है। जब ये जोड़े ही 76 में हैं, तो ओरिजिनल संविधान की जब भी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 इस दिन। तो क्या उस दिन थे? नहीं थे, तो मतलब जीरो। कब जोड़े गए हैं? 76 में। तो समझ में आया, 22 भाग थे, 2 डिलीट कर दिए, कितने रह गए? 20। 20 के बाद एक पार्ट जोड़ दिया, अब कितने हो गए? 21, 21 हो गए। अब उसके बाद आइए, 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही 4 के साथ 14A और जोड़ा। और 14A जो है वो ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। ट्रिब्यूनल्स, जिन्हें बोला जाता है न्यायाधिकरण। ये न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, यहां समझा दूं थोड़ा। एक तो होता है जुडिशरी कोर्ट, जहां हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट की एक प्रक्रिया फॉलो करनी होती है, वकील होता है, पेशी लगेंगी, इस तरह करके। एक होता है ट्रिब्यूनल्स, मतलब हर डिपार्टमेंट का, कई डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं। उनमें क्या होता है, उस डिपार्टमेंट के कुछ लोग होते हैं प्लस कुछ जुडिशरी के जज होते हैं, वो दोनों मिलकर के एक ट्रिब्यूनल बनता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कैट बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कैट बनाया गया है ना, सेंट्रल अपीलेंट ट्रिब्यूनल। मतलब उसका है कि आदमी सरकारी कर्मचारी है, उसे कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी सैलरी में कोई प्रॉब्लम आती है, उसके प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कोर्ट में ना जाए, उससे कोर्ट का प्रेशर बढ़ता है। तो वो कोर्ट में जाने की बजाय किस में जाए? ट्रिब्यूनल में जाए, न्यायाधिकरण में जाए। न्यायाधिकरण में कौन बैठेगा? कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और कुछ जज होंगे। तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्रॉब्लम जज ज्यादा समझ सकता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादा समझ सकता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसलिए उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रखा जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण। तो ये भी कब जोड़े गए थे? 1976 में। अब उसके बाद में तो 2 पार्ट यहां जुड़ गए, 2 यहां डिलीट हुए थे, वापस कितने हो गए? यहां 22, 22 हो गए। उसके बाद देखें 73 कब हुआ? 1992 में। अब इसमें जोड़ा गया था पंचायती राज। ये सारे हम आगे बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे, यहां शॉर्ट में समझ रहे हैं। पंचायती राज जोड़ा गया तो भाग 9, देखिए 7 और 9 डिलीट हुआ था, 9 फिर से बर्थ ले लिया उसने, दोबारा जन्म हो गया, तो 9 जोड़ दिया। तो 9 में क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। उसी के साथ साथ नेक्स्ट 74 उसी साल का है और उसमें जोड़ दिया 9A। और 9A में क्या जोड़ दिया? ये दोनों के दोनों ही सेल्फ रूरल गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। पहले वाला है पंचायत से रिलेटेड और सेकेंडरी है नगर निगम, नगर पालिका,
है ना, म्युनिसिपैलिटीज जैसे अलवर में है, उनसे रिलेटेड है। मतलब अर्बन बॉडीज के लिए है, ये रूरल बॉडीज के लिए है। तो अब कितने हो गए, दो ये जोड़ दिए 22 हो गए थे, और दो ये जोड़ दिए 24 हो गए। अब उसके बाद में एक और जोड़ दिया गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 का है, 9B जोड़ दिया गया। और इसमें दे रखा है कॉर्पोरेट सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी दे चुके हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर, कोऑपरेटिव क्या मतलब, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए। अमूल का नाम सुना है, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस्ट एग्जांपल है। कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ लोगों ने मिलकर कोई काम करना स्टार्ट किया, या यूं समझिए कि 20 लोग मिलकर के एक कमेटी बनाते हैं। जो आपने कमेटी नाम सुना होगा ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कमेटी बनाई और 20 लोग पर मंथ 1000 रुपए इकट्ठा करते हैं। 20,000 इकट्ठा हुआ, एक किसी को लोन दे देते हैं जिसको लोन की जरूरत है। अब उसके पास 1000 था और उसे मिल कितने गए, 20,000। तो मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अब नेक्स्ट मंथ में किसी और को जरूरत है तो किसी और को दे देंगे 20,000 इकट्ठा करके। तो मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए जो सोसाइटी बनाई जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, कॉपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरह करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हो गए, 25, 25। अब कौन सा पार्ट ऐसा है जिसे डिलीट तो कर दिया था लेकिन दोबारा पैदा नहीं हुआ, वो 7। तो हमारे संविधान में पार्ट 7 अभी भी नहीं है। समझ में आ गया यहां तक। अब इसके बाद में ये शेड्यूल्स हैं, तो 12 शेड्यूल्स हैं, पहले यहां तक का पढ़ ले हम, उसके बाद हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताएं। सबसे पहले लिखें ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पॉलिटी। संविधान वर्सेज या बनाम, हिंदी में वर्सेज को क्या बोलते हैं, बनाम। यहां एरो लगाकर लिखिए, when we read it like a bare act, when we read it like a bare act, we put the articles in priority, we put the articles in priority। जब हम संविधान को बेयर एक्ट की तरह पढ़ते हैं तो अनुच्छेदों को प्राथमिकता पर रखते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ द स्टेट, सिस्टम ऑफ द स्टेट इज प्राइमरी एंड आर्टिकल्स आर सेकेंडरी। राज्य व्यवस्था, हिंदी में लिखिए, यहां देश की व्यवस्था प्राथमिकता होती है जबकि अनुच्छेद द्वितीयक होते हैं, जबकि अनुच्छेद क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, द्वितीयक होते हैं। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएं इसका। तो सबसे पहले लिखें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान,
बिफोर 26 जैन 1950, ऑन 26 जैन 1950, आफ्टर 26 जैन 1950, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब याद रखिएगा ये इसमें थोड़ा सा गलत बना हुआ है, एक इस तरह और एक इस तरह, एरो लगाइए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रैकेट में बाय ब्रिटिशर्स, संवैधानिक विकास अंग्रेजों द्वारा। यहां कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन बाय इंडियंस, ब्रैकेट में बाय इंडियंस, भारतीयों द्वारा। अब इसको भी दो हिस्से में डिवाइड करेंगे हम। इसको भी दो हिस्से में डिवाइड करेंगे इसी तरह से। फर्स्ट, रूल या कंपनीज रूल, कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1773 टू 1858, 1773 से 1858। नेक्स्ट, क्राउन्स रूल, क्राउन का शासन। तो ब्रिटेन में एक्चुअल में राजा रानी वगैरह नहीं बोलते हैं, वहां क्राउन वर्ड इस्तेमाल होता है। क्राउन का मतलब ताज। और ये कब से कब तक था? 1858 से 1947। उतार लिया सभी ने ये? अब हम बात करें तो सबसे पहले रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की, तो लिखें फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन in the world was enacted by the USA, was enacted, enacted करने का मतलब होता है लागू करना उसे, enacted by the USA on 4th March 1789। विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। सत्रह सौ नवासी 1789, 1789। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, या करंट या स्टेटस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। डालिए हेडिंग, स्टेटस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की स्थिति। अब हमारे संविधान की स्थिति समझने के लिए हम टेबल तैयार करें, और फर्स्ट साइड में यहां पर लिखें पार्ट, यहां ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यहां करंट,
कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट या भाग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 22, 22। और करंट में कितने हैं? 25, 25। नेक्स्ट पॉइंट, शेड्यूल्स, अनुसूचियां। शेड्यूल्स ओरिजिनल में कितनी थी? 8, और करंट में 12, 12। नेक्स्ट, आर्टिकल्स, अनुच्छेद। अनुच्छेद ओरिजिनल में कितने थे? 395, और करंट में कितने हैं? 448, 448। यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 0, और करंट में 106, 106। अब ध्यान रखिएगा, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब नहीं पढ़ा। हर जगह आपको किसी दूसरी जगह के साथ लिंक मिलेगा। आपको यहां पर हर जगह आपको किसी ना किसी दूसरी जगह के साथ लिंक मिलता चलेगा। यहां तक उतार लिया सभी ने टेबल? अब सबसे पहले हम समझें इसके पार्ट के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पार्ट, उसके बाद शेड्यूल, उसके बाद क्या लिखा? आर्टिकल, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है, संविधान संशोधन, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा आर्टिकल 368। इवन वहां पर मुझे याद दिलाइएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है कि आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के अनुसार कितनी तरह के संविधान संशोधन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह के संविधान संशोधन हो सकते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह से हो सकते हैं, और दूसरा, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कितनी तरह के हो सकते हैं, है ना। दोनों क्वेश्चन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह से हो सकते हैं, और 368 के अनुसार 2 तरह से हो सकते हैं। अब यहां पढ़े हम कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, संविधान के भाग कैसे कैसे बदले। तो सबसे पहले लिखिए, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। अब यहां का मतलब क्या है? हमें 22 से कहां तक पहुंचना है? 25 तक जाना है। तो फर्स्ट ये टेबल इस तरह से बना लें, और इस टेबल में यहां इफेक्ट, और यहां एक कॉलम और दीजिएगा, एक यहां साइड में एक कॉलम और बनाइएगा। तो फर्स्ट लिखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था इनसे रिलेटेड? 7th। तो लिखिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आप इंग्लिश वाले एक चीज याद रखिएगा, और हिंदी वाले भी, ये वर्ड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे, है ना। तो कुछ वर्ड आपको बता दूं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए तो CAA लिख लीजिएगा, सीधा सा, है ना। और हिंदी में बस संविधान संशोधन। कब हुआ? 1956 में। इसका रिजल्ट या इफेक्ट क्या था? लिखिए, पार्ट 7 एंड पार्ट 9 वर एबोलिस्ड या डिलीटेड। एबोलिस्ड या डिलीटेड मतलब भाग 7 और भाग 9 डिलीट कर दिए गए थे। अब नेक्स्ट कॉलम में लिखना है, दीज वर रिलेटेड टू द ABCD कैटेगरी ऑफ द स्टेट्स, या ABCD कैटेगरी ऑफ इंडियन टेरिटरी। ये ABCD राज्यों की श्रेणी के आधार पर थे, या राज्यों की श्रेणी से संबंधित थे। अब आगे जब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तब ये वर्ड बार बार फिर से आएगा। नेक्स्ट, फिर कब होता है? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 का।
अब देखिए ये दोनों ही एक ही अमेंडमेंट है, लेकिन मैंने फिर भी 2 लाइन लिखी हैं क्योंकि 2 पार्ट जुड़े हैं और दोनों के बारे में हमें आगे लिखना है। तो पहले दोनों यही सेम लिखिए और यहां सबसे पहले लिख लीजिए पार्ट 4A वॉज एडेड, भाग 4A या 4K जोड़ा गया, डैश करके, विच इज कंसर्न्ड विद फंडामेंटल ड्यूटीज, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। थर्ड कॉलम में लिखना है इट इज कंसर्न्ड या इट इज डील्ड विद फंडामेंटल ड्यूटीज, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। फिर सेकंड थर्ड पर फिर लिखना है 42, सेम 42 लिखना है और अब की बार कौन सा पार्ट जोड़ना है 14A। पहले क्या जोड़ा 4A और अब 14A। अब 14A ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चाहे आर्टिकल 323A और B, 323A और B लिख लीजिए साथ के साथ ही। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल बहुत ज्यादा है ना। अगर हम सीक्वेंस के साथ याद करने बैठेंगे तो हमें कभी याद नहीं होंगे। अब जहां जहां ये आते चलते हैं वहीं याद करते चलिएगा ताकि कनेक्शन जुड़ता चले कि हाँ ये इससे संबंधित है, ये इससे रिलेटेड है। थर्ड कॉलम में लिखिए कंसर्न्ड विद ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरणों से संबंधित है, न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरणों से संबंधित है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा 73। 73 कब का है, यहां साल भी याद करते चलना है इनका, कब का है 1992। आगे जब हम डेप्थ में जाएंगे तो पढ़ेंगे तो पता चलना है, याद भी रखना है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता जा कि कुछ पूछेगा वहां से टाइम पीरियड पूछ लेगा कि ये टाइम में कौन सा प्रधानमंत्री था। तो इस समय क्या पार्ट जुड़ा गया 9 पार्ट 9, पार्ट 9 वॉज एडेड विच इज कंसर्न्ड विद पंचायती राज। थर्ड कॉलम में लिखना है पंचायती राज। सेवेंटी थ्री के बाद अगला कौन सा आता है 74 और वो भी उसी साल का है 1992, 1992 का है। और इसमें क्या जोड़ा गया 9A, 9A। और 9A किससे रिलेटेड है नगर निगम, अर्बन गवर्नेंस, या नगर स्वशासन, अर्बन सेल्फ गवर्नेंस। अब उसके बाद में 97 कब का है 2011, 2011 का। और इसमें क्या जोड़ा गया कौन सा पार्ट, पार्ट 9B, 9B जोड़ा गया। और 9B किससे रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इस टेबल के फायदे, हमें यह पता चल गया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस साल हुआ और वो किससे रिलेटेड था। अब हो गए 25 पार्ट पूरे। आगे बढ़े अब शेड्यूल की तरफ। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल थी, कितनी अनुसूचियां थी 8 थी। यानी हम 8 तक तो वो पढ़ेंगे जो ओरिजिनल में थी और 9, 10, 11, 12 हम वो पढ़ेंगे जो बाद में ऐड कर दी गई, बाद में जोड़ दी गई थी। तो पहले इसको हम समझ लें और उसके बाद उतारेंगे। तो देखिए शेड्यूल्स, सबसे पहली शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, वो दे रखा है जितना भी हमारे कंट्री में जो स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी हैं। मैंने बताया कि पहले ABCD थे 4 टाइप, अब कितने रह गए 2 टाइप हो गए। तो उनकी लिस्ट दी हुई है और यही लिस्ट जब हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 1 में दिया गया है कि इंडिया क्या है।
इंडिया वो है जो शेड्यूल 1 में दिया गया है। समझ में आया? आर्टिकल 1 में क्या बोलेगा? वो जो शेड्यूल 1 में दिया गया है वो इंडिया है। तो मतलब यहां पर लिस्ट दे रखी है। तो अब मुझे बताएंगे कि इंडिया में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरी 9 है या 8 है? केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और 28 राज्य हैं। जब हम आर्टिकल 1 या पार्ट 1 पढ़ेंगे तब वहां डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि तेलंगाना 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था हमारा 29वां स्टेट, 29। तो उस समय 29 हो गए थे। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर टूट गया और यूनियन टेरिटरी बन गया। तो उस समय कितने थे? 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी थी। एक वो बन गया था तेलंगाना, तो कितने हो गए थे? 29। जब जम्मू कश्मीर बना तो ये वापस कितने हो गए? 28। लेकिन ये कितने हो गए? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग बने थे तो दो बढ़ गए थे ना। फिर वो एक स्टेट टूटा, एक यहां कम हुआ तो दो यहां बढ़ गए थे। तो कितने हो गए थे? 9। और राज्य कितने रह गए थे? 28। 31 अक्टूबर ही क्यों चुना उसके लिए? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 5 अगस्त 2019 को अनाउंसमेंट हुआ था और इंप्लीमेंट कर दिया था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, और वो सरदार पटेल की जयंती होती है। और उससे जस्ट एक साल पहले 2018 में, उससे एक साल पहले 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहीं गुजरात में, उसका इनॉग्रेशन हुआ था। और वो किसकी है? सरदार पटेल की। कौन सी जगह है गुजरात में? साधु वेट आइलैंड है एक, साधु वेट, जहां साधु वेट करते हो, इंतजार करते हो। और वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। नर्मदा ही नदी है और नर्मदा ही डिस्ट्रिक्ट है। केवड़िया गांव है वहां, उसका साधु वेट द्वीप है। तो वहां पर है ये। समझ में आया? तो एक दूसरे के साथ लिंक जोड़ते चलो तो समझ में आया। अब वहां कितने हो गए? 28 और 9 हो गए। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि 8 हैं। तो उससे नेक्स्ट ईयर 2020 में 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव, उनको मर्ज कर दिया। तो 2 यूनियन टेरिटरी एक हो गई। तो कितनी कम हो गई? एक कम हो गई। तो अब करंट में कितनी है? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली लिस्ट समझ में आ गई हमें कि फर्स्ट लिस्ट में क्या है कि हमारे देश में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी होंगी उनकी लिस्ट उसमें दी जाएगी, पहली। सेकंड लिस्ट है कि जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पद। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और बाकी में हमें क्या फर्क है? या किसी भी चीज में संवैधानिक और बाकी में क्या फर्क आएगा? जो संविधान में दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है वो संवैधानिक नहीं है। जैसे कलेक्टर की पोस्ट होगी तो क्या उसके बारे में जिक्र कहीं संविधान में है? नहीं है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका वेतन। अब याद रखिएगा, यहां कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा कि अगली ही लिस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनकी ओथ, ओथ मतलब शपथ के बारे में दिया है। तो याद रखिएगा, पैसा पहले आएगा, शपथ बाद में आएगी। ध्यान आ गया? अब इसका मीनिंग अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना। तो पहली लिस्ट समझ में आ गई कि उसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी आएंगी। दूसरी लिस्ट में पैसा यानी वेतन, किसको? जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद हैं उनको। अगला ओथ, उसका ड्राफ्ट की उनकी ओथ शपथ कैसी होगी, कौन शपथ दिलाएगा, उनका ड्राफ्ट क्या रहेगा, वो किसमें है? थर्ड में। अब फोर्थ लिस्ट में आता है कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मीनिंग क्या है? लोकसभा वो है जो जनता डायरेक्ट भेजती है।
तो जब जनता डायरेक्ट भेजती है और हम डेमोक्रेसी में हैं, हम लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र का मतलब तो है पब्लिक का गवर्नेंस। तो फिर राज्यसभा की क्या आवश्यकता है? राज्यसभा क्यों बनी? क्योंकि हमारे यहां इलेक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट लोकसभा में भेजते हैं, लेकिन हम एमएलए भी तो भेजते हैं, एमएलए भी तो भेजते हैं राज्यों में। अब राज्य अपनी बात सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे कहे? राज्य अपनी बात सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे कहे? क्योंकि राज्य भी तो है देश में। तो इसका मतलब अगर राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कह ही नहीं सकता, लॉ बना ही नहीं सकता, तो राज्य की तो वैल्यू खत्म है। तो इसलिए राज्यसभा है, ताकि राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव, राज्यों के प्रतिनिधि वहां जा सकें। तो हम कैसा इलेक्शन करते हैं? लोकसभा के लिए तो डायरेक्ट करते हैं और राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट करते हैं। मतलब हम राज्यसभा में के लिए किसको चुनते हैं? एमएलए को। और एमएलए किनको चुनते हैं? राज्यसभा के एमपी को। समझ में आ गया? तो अब राज्यसभा में सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से रहेगा, वो दिया हुआ है शेड्यूल 4 में। अब इसका फर्क मैं समझाता हूं। अमेरिका में और भारत में क्या फर्क है? अमेरिका में जो राज्यसभा है, यानी उनका अपर हाउस है, उच्च सदन है, वहां पर स्टेट, हर राज्य से 2 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, 2 प्रतिनिधि जाते हैं। चाहे राज्य छोटा है चाहे बड़ा है, कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिक्किम से भी 2 आ रहे हो और राजस्थान से भी 2 जा रहे हो। यहां किस पर बेस्ड है? पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर आधारित है। तो समझ में आ गया कि भारत में अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है। राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है राज्यसभा में, लेकिन इक्वल नहीं है। वो पॉपुलेशन के आधार पर है। तो उनकी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, किस आधार पर होगा, वो किस में दिया है? शेड्यूल 4 में। समझ में आ गया? अब शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, ये दोनों एसटी एससी, एससी एसटी एरिया से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है, उन्हें पावर है कि वो किसी एरिया को शेड्यूल्ड घोषित कर सकते हैं। एक चीज लिखा होता है, कई जगह आप आता है अनुसूचित, शेड्यूल्ड, जैसे एससी शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी शेड्यूल्ड कास्ट। तो यह शेड्यूल्ड का वर्ड के मतलब क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित का मतलब क्या है? यहां पॉलिटिक कुछ नहीं है, सिर्फ कीवर्ड का खेल है, समझते चलना है। क्या मतलब है इसका? देखो, अनुसूची का मतलब है कोई लिस्ट, कोई एक लिस्ट। अब वो लिस्ट किसी से संबंधित है, हम बाद में बात करेंगे। कोई लिस्ट, उसमें उसके बारे में दिया हो तो वो शेड्यूल्ड है। समझ में आया? कुछ कास्ट की लिस्ट है, उस कास्ट की लिस्ट में जो शामिल है वो शेड्यूल्ड कास्ट है। ट्राइब, जनजातियों की एक लिस्ट है, उसमें जो शामिल है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। समझ में आ गया? अब आता है शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। कौन सा? कुछ एरियाज की कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में जिस एरिया का नाम है वो क्या है? शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। तो इस तरह करके राष्ट्रपति को कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड करने की, अनुसूचित करने का अधिकार है, और उनके बारे में 5 और 6 में दिया गया। लेकिन देखिए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, इसमें ATMM नहीं है और इसमें सिर्फ ATMM है। याद रखने के लिए है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम इसको शॉर्ट समझने के लिए पढ़ें, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें 3 स्टेट ऐसे हैं जिनकी शुरुआत M से होती है, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। इनमें कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। तो याद रखना है MM का मतलब मणिपुर नहीं है, MM का मतलब मणिपुर नहीं है। तो अब देखिए, 5वीं शेड्यूल में यह कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र कौन से? बाकी सब सिर्फ इन 4 को छोड़कर, बाकी सब सिर्फ इन 4 को छोड़कर। और इन 4 के बारे में जिक्र किस में है? सिर्फ 6 में, 6 में। तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि अगर 5वीं शेड्यूल की बात करता है, एग्जाम में साफ दिया हो कि इनमें से कौन सा एरिया नहीं होगा, तो इन 4 में से कोई भी ऑप्शन में है तो वो गलत है। समझ में आया? या ऑप्शन में जहां भी, याद रखिएगा एक चीज फिक्स मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज के अगर पॉइंट 3 या 4 हैं
तो संभावना है 4 में से एक गायब करेगा, और 3 है तो उसमें एक फालतू का जोड़ेगा। तो अलर्ट रहिएगा, जहां भी किसी चीज के 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन हो, तो 4 है तो एक गायब करेगा, और अगर 3 है तो एक फालतू का जोड़ेगा। तो यहां अगर इनमें से कोई एक गायब कर दे तो समझ लो कि वो शेड्यूल 6 नहीं है। समझ में आ गया यहां तक? पहली, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट। सेकंड, पैसा, वेतन। थर्ड, ओथ यानी शपथ। फोर्थ, राज्यसभा में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। 6, शेड्यूल्ड एरियाज। सॉरी, फिफ्थ, शेड्यूल्ड एरिया। 6, शेड्यूल्ड एरिया लेकिन 4 के ही, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ब्रैकेट में लिखाऊंगा साथ में। यहां तक ये समझ में आई? तो पहले ये उतार ले, फिर आगे बढ़े। तो लिखें शेड्यूल्ड, अनुसूचियां। क्या है इसमें? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। अब यहां ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में मेंशन कीजिए 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, हिंदी वाले भी याद रखिए, जहां भी केंद्र शासित प्रदेश आए लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं, यूटी लिख लीजिए सीधा। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो करंट में कितने हो गए? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये कैसे कैसे बने वो हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 1 में। सेकंड, सेकंड लिस्ट। अब यहां हम इतने सारे नाम नहीं लिखेंगे, इन सब की जगह हम क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पद। तो लिखिए पेमेंट या सैलरी, सैलरी लिखिए, पेमेंट छोड़िए। सैलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पदों का वेतन। अब हालांकि इसमें वेतन भत्ते आते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेज आता है, लेकिन वेतन ही लिखिए, संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते या वेतन। थर्ड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ड्राफ्ट ऑफ ओथ, ड्राफ्ट ऑफ ओथ या ओथ ही लिख लीजिए सीधा, सिंपल सा। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पदों के शपथ प्रारूप। अब फोर्थ, फोर्थ शेड्यूल में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो जब राज्यसभा हम पढ़ेंगे तो वहां दिमाग में याद रहेगा ना कि ये लिस्ट किसके अकॉर्डिंग है? शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग है। अब लिखें शेड्यूल 5, 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट ATMM, शॉर्ट में बस ATMM लिख लीजिए। अभी ब्रैकेट में लिख लीजिए ATMM को छोड़कर। तो यहां ये चीज क्लियर हो गई कि मतलब ATMM इसमें शामिल नहीं होंगे। अब लिखिए सिक्स्थ, छठी लिस्ट, 6 शेड्यूल। और 6 शेड्यूल में भी क्या है? वही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया ऑफ ATMM। ATMM अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अब ATMM की फुल फॉर्म लिखनी है, ATMM, और एरो लगाकर लिखते चलिए। A को असम, T को त्रिपुरा, एक M को मेघालय, और एक M को मिजोरम। लद्दाख के लिए डिमांड चल रही है,
अभी अपडेटेड नहीं है। आपने सोनम वांगचुक का नाम सुना है? कौन है? पहले तो ये बताइए कि लेडीज हैं कि जेंट्स हैं? हम्म? जेंट्स हैं। थ्री इडियट मूवी देखी? उसमें रणछोड़ दास था, चांचड़। रणछोड़ दास चांचड़ ने जिसका रोल किया था वही सोनम वांगचुक है ना? और वो लद्दाख में है, और थोड़े दिनों पहले तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल। और वो इसलिए की थी कि लद्दाख को शामिल करिए, स्टेट का दर्जा दे दीजिए उसे, है ना? तो वो डिमांड चली। तो सोनम वांगचुक, करंट से भी जानकारी रखिए, थोड़ा अखबार भी पढ़ लीजिए, है ना? तो हाँ, अब यहां ब्रैकेट में नोट करके लिखिए, नोट, नोट। मणिपुर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। मणिपुर शामिल नहीं है, नोट करके लिख लीजिए, मणिपुर शामिल नहीं है। क्योंकि 3 स्टेट हैं, तो ये याद रखना है कि मणिपुर उनमें शामिल नहीं है। बाकी 2 हैं, मेघालय और मिजोरम। अब देखिए उसके बाद में शेड्यूल 7, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में अब हमारा जो देश है वो कैसा है, आगे हम पढ़ेंगे। फेडरल है या यूनियन है, ये डिबेट है। तो फेडरल नहीं है हमारा देश यूनियन है। फेडरल और यूनियन में क्या फर्क है वो समझिए। फेडरल का मतलब वो है, दोनों का मतलब ही संघीय होता है। दोनों का मतलब हिंदी में तो संघीय होता है, लेकिन इंग्लिश में अलग है, और इन दोनों में, इंग्लिश में दोनों वर्ड अलग हैं। तो फेडरल का मतलब यह है कि स्टेट मिलकर सेंटर बनाए, स्टेट मिलकर सेंटर बनाए। तो वैल्यू किसकी ज्यादा हुई? स्टेट की। ऐसा सिस्टम अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका में पहले सेंटर नहीं था, स्टेट्स थे। उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट फ्रीडम फाइटिंग की, मतलब आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि एक अपना सेंटर बनना चाहिए, मतलब आजादी से पहले ही सेंटर बना चुके थे, बाद में उसे अप्रूव कर दिया, तो उन्होंने एक सेंटर बना लिया। तो वहां पर क्या है, स्टेट, आप देखेंगे कि सिटीजनशिप, नागरिकता जो मिलती है, स्टेट की अलग है और सेंटर की अलग है ना? इंडिया में क्या सिस्टम है? इंडिया में सेंटर पहले बना और सेंटर ने बनाए स्टेट्स। तो इंडिया में सिस्टम है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहां पर सेंटर भी रहे और स्टेट भी रहे, और दोनों अपनी अपनी लिमिट में अपनी पावर इस्तेमाल करें। दोनों अपनी अपनी लिमिट में अपनी पावर इस्तेमाल करें। तो इंडिया कैसा है? यूनियन सिस्टम हो गया। तो अब अपनी अपनी लिमिट में पावर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो लिमिट कहीं डिसाइड तो होंगी कि ये सेंटर की लिमिट है, ये स्टेट की लिमिट है, इस पर कानून सेंटर बना सकता है, इस पर स्टेट बना सकता है। इसलिए वो जो पावर्स दी गई हैं वो किसमें दी हैं? शेड्यूल 7 में, अनुसूची 7 में। अब इस अनुसूची 7 में 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं। पहली यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, और उसके बाद कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अब इनके मीनिंग क्या है? यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो है, संघीय सूची वो है जिस पर जो जो पॉइंट दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। किसको है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब इसमें जो दिया है लिस्ट में, उस पर लॉ स्टेट नहीं बना सकता। सेकंड, स्टेट लिस्ट, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? स्टेट को दिया गया है, राज्य बना सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है, इन पर कुछ कंडीशंस में सेंटर भी कानून बना सकता है। कब बना सकता है? कुछ कंडीशंस हैं, आगे पढ़ेंगे कि राज्यसभा पावर दे दे, है ना? आर्टिकल 249 है। या इमरजेंसी लग जाए राज्य में, देश में इमरजेंसी लग जाए, तो भी इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन हम भी वो अपवाद हम नहीं पढ़ेंगे, हम जनरल वे में बात करेंगे। कनकरेंट लिस्ट ऐसी है जिस पर ये दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन, शिक्षा। अगर आपको यह समझ में ना आए कि कौन सा किस लिस्ट में हो सकता है, तो एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे एजुकेशन है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल हैं? कौन सी हैं? सीबीएसई को क्या हम स्कूल बोलेंगे? सीबीएसई तो एक बोर्ड है।
जैसे केवीएस, एनवीएस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल हैं, तो इसका मतलब एजुकेशन पर कौन कानून बना सकता है? सेंटर बना सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब स्टेट भी बना सकता है। तो मतलब ये एजुकेशन किसका टॉपिक हुआ? कॉन्करेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का। समझ में आ गया? मतलब जिस पर जो कानून बना सकता है वही। अब ये बताइए कि करेंसी, नोट बदलना है, नया जारी करना है, या डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी करनी है, तो वो कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है क्या? नहीं, सेंटर कर सकता है। तो वो किसका टॉपिक हुआ? यूनियन लिस्ट का। समझ में आ गया ये फर्क? जिस पर जो कानून बना सके। अब इसमें यह पूछा जाता है कई बार कि टॉपिक कितने थे और अब कितने हैं। तो इसमें पहले 97 टॉपिक थे, अब इसमें 100 हो गए हैं। 3 टॉपिक जोड़ दिए गए थे, जैसे टाइम टाइम पर जोड़े जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सर्विस टैक्स जोड़ दिया गया था, जैसे अब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें आती जा रही हैं, तो फ्यूचर में उनको भी जोड़ा जा सकता है। अब देखिए, स्टेट लिस्ट में पहले 66 टॉपिक हुआ करते थे, और अभी 5 टॉपिक कम हो गए। कितने रह गए? 61। तो अब ये 5 टॉपिक कहां गए? डिलीट कर दिए या कहीं शिफ्ट कर दिए? ये डिलीट नहीं किए, ये शिफ्ट कर दिए, और शिफ्ट कर दिए इसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो यहां पहले 47 थे, तो 5 जुड़ गए तो कितने हो गए? 52 हो गए। समझ में आ गया? अब वो 5 टॉपिक क्या हैं? वो 5 टॉपिक क्या हैं? अच्छे लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, खास करके एनडीए, सीडीएस या यूपीएससी के एग्जाम में। तो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी, न्याय का प्रशासन। दूसरा, एजुकेशन। उसके अलावा मापतोल, मेजरमेंट, है ना, मापतोल, जो बाट वगैरह जो होते हैं वो हो गए। उसके अलावा फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से रिलेटेड एनिमल और बर्ड्स। तो ये क्या है? अब दोनों के हो गए। मतलब इन पर कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो 7th लिस्ट समझ में आ गई भाई। राज्य और केंद्र है, तो दोनों की जो लिमिट है, दोनों का जो दायरा है, वो कौन तय करता है? 7वीं अनुसूची। इसमें 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, संघ सूची। कितने टॉपिक थे? 97। अब कितने हो गए? 100 हो गए। दूसरी स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची। इसमें पहले कितने टॉपिक थे? 66। अब कितने हो गए? 61। अब वो 5 कहां चले गए? अब ये पूछा जाता है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 42 किस साल में हुआ था ये? 1976। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान में कितने यहां शिफ्ट कर दिए थे? 5। समझ में आ गया? तो 5 यहां शिफ्ट कर दिए। यहां कितने थे पहले? 47। और अब कितने हो गए? 52 हो गए। क्लियर है? तो लिखें 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची। अब इसको मैं क्या इस तरह से लिखा हूं? देयर आर 3 पार्ट्स या 3 लिस्ट, है ना। इसकी बजाय डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट। पहला संघ सूची, यूनियन लिस्ट। अब देखिए, यहां इस तरह से लिखना है। इसके बाद में पहले टॉपिक्स, हिंदी में विषय। मूल या ओरिजिनल इतने, और करंट इतने। ओरिजिनल कितने थे? 97, और अब 100। अब इसी तरह की पावर्स हम जब पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे देश में जो लॉ मेकिंग एजेंसी है, या फिर यूं कहें कि कानून बनाने की, या गवर्नमेंट, कितने लेयर की है हमारे देश में? कितने लेयर है गवर्नमेंट के? हम्म हमारे यहां 3 लेयर हैं गवर्नमेंट के। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट,
दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल गवर्नेंस, जो गांव में पंचायत और शहर में नगर पालिका, वो भी कानून बनाती है। तो उनकी भाई लिस्ट है कि वो कितने कितने टॉपिक पर कानून बना सकती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत 29 टॉपिक पर बना सकती है और शहर 18 टॉपिक पर बना सकता है। तो उनकी लिस्ट वहां मिलेगी हमें 73 और 74 में, और इनकी लिस्ट दोनों की यहां अवेलेबल है। क्लियर है? लिस्ट तैयार हो गई। अब नीचे यहां लिखिए एक टॉपिक, पहले लिख लीजिए, ये यहां तक बना लीजिए, इसको आगे लिखाऊंगा। बाय द 42nd या 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट of 1976, by the 42 Constitutional Amendment Act of 1976, 5 topics were shifted from state list to concurrent list. State list to concurrent list. और इन सभी का नाम लिखिए, लिस्ट 1 2 करके, या फिर हिंदी में लिख लीजिए, दोनों साथ साथ बोलता चलता हूं। पहले हिंदी में लिख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अब वो 5 कौन कौन से हैं? पहला, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रशासन। अब इसका क्या फायदा हुआ न्याय का प्रशासन से? देखो, लोक अदालत का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है। मतलब पहले क्या था, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास था, अब स्टेट और यूनियन दोनों के पास है। सेकंड, एजुकेशन। अब अगर पूछा जाए कि शिक्षा 1976 तक या कब तक सिर्फ राज्य सूची का विषय था? 1976 तक, 1976 तक, और अब किसका है? कॉन्करेंट लिस्ट का। थर्ड लिखिए, माप तोल, मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट। फोर्थ, फॉरेस्ट। फिफ्थ, एनिमल एंड बर्ड्स। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताएं। वेट, आप लोगों को अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल गई हैं, पहले बताता हूं। आपने पुराना कभी कोई बाट देखा है? उसके पीछे हॉल होता है, उसमें एक देखा है? पहले क्या होता था कि उसे जाकर चेक करवाना होता था कि वो पूरा 1 किलो है या नहीं है। तो उसके पीछे आप देखा होगा अगर कभी, तो उसके पीछे एक कुछ ना कुछ मेटल का कुछ रखा होता था उसमें। तो वो उसका वेट कंप्लीट करने के लिए होता था कि सपोज कीजिए वो 1 किलो का नहीं है, 950 ग्राम है, तो 50 ग्राम उसमें भर दिया जाता था, है ना? तो पहले ये मेजरमेंट इस तरह से होता था। तो मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मॉनिटर कर सकते हैं वेट और इन चीजों को, है ना? कि कोई मतलब प्रॉपर उतने ही वेट का माल दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप लोगों ने कई एजेंसी में नहीं देखा होगा, आप लोग कभी पैकेट देखिए किसी चीज का, तो उसमें लिखा होगा वेट इतना ग्राम वैन पैक्ड। जब पैक किया तो वो वैन पैक्ड ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं बचने के लिए कि कल को पता चले कि वो 1 किलोग्राम का भेज 100 किलो का भेज रहे हैं, 1 किलो का दे रहे हैं, और वो कल को उसका वजन कम हो जाए, 950 ग्राम रह जाए, कोई एजेंसी पकड़ ले, तो इसलिए। तो इस तरह करके मेजरमेंट और वेट है जो दोनों में है। क्रॉप्स और फार्मर्स का क्या चीज का? एमएसपी वगैरह का?
नहीं नहीं, वो एमएसपी है, वो अलग है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो। एमएस स्वामीनाथन का नाम सुना है आप लोगों ने? उन्होंने कमीशन बनाया था, तो उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर एमएसपी दी जाती है। तो वो एक अलग इश्यू है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग इश्यू है, ये नहीं है वो। और किसी का कोई डाउट? अब आती है 8th शेड्यूल, 8वीं सूची। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8वीं सूची में क्या दिया गया है? एग्जैक्ट वर्ड चाहिए। आधिकारिक भाषाएं। अब इसमें भी देखिए, हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है, क्या है? हिंदी क्षेत्रीय भाषा है। पॉलिटी में आइडिया से कुछ नहीं चलेगा, पॉलिटी सिर्फ एग्जैक्ट चलेगी, बिल्कुल वर्ड पर चलती है ये। ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, जिसे हम राजभाषा बोलते हैं। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब वो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। समझ में आ गया? इसी तरह से कुछ अप्रूव्ड लैंग्वेज हमारे यहां दी गई हैं, जिन्हें स्टेट हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। तो ऐसी लैंग्वेज हमारे पास करंट में 22 है। या यूं कहें कि हमारे संविधान में अगर लैंग्वेज का अप्रूवल कहीं मिलता है तो वो कौन सी लिस्ट है? 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, आर्टिकल 343। वहां हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो यहां 22 भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं। जब मूल संविधान दिया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। और अभी कितनी हो गई हैं? 22। तो इनका बढ़ने का क्या सीक्वेंस था वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जोड़ा गया सिंधी। कौन सा था? 21st। कब हुआ? 1967 में। तो 14 के बाद में कितनी हो गई? 15 हो गई। उसके बाद में 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये कब था? 71, 92 में। 21, देन 71, 92 और 92 को यहां ले लीजिए। 92 में, तो 92 वाला ये कब हुआ? 2003 में। और यहां कितनी जोड़ी गई? 4, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो कितनी हो गई? 8 हो गई। 14 और 8, 22। तो मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 14 थी। अब कभी डेप्थ के साथ क्वेश्चन पूछ ले कि 1970 में, 1970 में कितनी लैंग्वेज थी 8वीं लिस्ट में? 15 थी। ईयर से पता चल जाएगा हमें। अब इसमें क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्या है? लास्ट की जो 4 लैंग्वेज है, मैंने बताया जहां भी 3 और 4 हो वहां अलर्ट हो जाना है। 4 होंगी वहां एक गायब करेगा। तो अब वो पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे अंत में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, और इनमें से कोई एक टिका देगा यहां पर। समझ में आ गया? दूसरी चीज, हमारी जो प्रेसिडेंट है करंट में, वो किस शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, किस आदिवासी जनजाति से हैं? कौन है प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति कौन है हमारे? द्रौपदी मुर्मू है। अब वो कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? संथाल। याद रखना है। और याद रखना, आप लोगों को एक चीज क्लियर बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे जो क्वेश्चन उठने का जो वजह होती है वो कहीं ना कहीं करंट होती है, कि करंट में कोई इश्यू है। अब आप सोचकर देखिए, संथाल वर्ड से, मतलब इतना छोटा वर्ड है कि कोई मतलब नहीं है कि यहां से क्वेश्चन पिक हो सके, लेकिन उठता कहां से? कि वो करंट में किसी वजह से चर्चा में आ जाए तो क्वेश्चन उठ सकता है। तो याद रखना है, संथाल को भूलना नहीं है, प्रेसिडेंट है इस शेड्यूल ट्राइब की। तो समझ में आ गए? 8वीं शेड्यूल लिखिए। इंग्लिश को क्या बोलते हैं? देखिए, आगे हम जब हिंदी के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में इस बात पर बहुत डिबेट था कि हिंदी को हम अडॉप्ट करें या इंग्लिश को अडॉप्ट करें, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में इंग्लिश का ही सारा चलता आ रहा था।
तो ये डिसाइड किया गया कि 15 ईयर के लिए यानी 1965 तक हम इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, लेकिन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसे हटा देंगे और उसकी जगह हिंदी को रख लेंगे। लेकिन साउथ में बहुत ज्यादा इसके लिए एजिटेशन होने लगे और इस कदर बढ़ने लगा था कि इंडिया को लग रहा था कि तमिलनाडु बहुत ज्यादा अपोज करता है हिंदी को फॉलो करने के लिए, है ना। इवन कुछ साल पहले की बता रहा हूं कि एक कलेक्टर ने किसी डिस्ट्रिक्ट में वहां 3 लैंग्वेज साइन बोर्ड लगा दिए थे, मतलब तमिल, इंग्लिश और हिंदी भी। तो उसका इतना विरोध हुआ था कि उसको सारे साइन बोर्ड चेंज करके वापस तमिल और इंग्लिश में ही करने पड़ गए थे, तो हिंदी हटानी पड़ गई थी। तो मतलब विरोध हुआ, तो उसके बाद भी फिर इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया गया कि जब तक पार्लियामेंट ना चाहे। ये तो लिखिए 8वीं अनुसूची, यहां डैश करके पॉइंट लिखें, मान्यता प्राप्त भाषाएं, अप्रूव्ड लैंग्वेजेस। अप्रूव्ड लैंग्वेजेस, यहां ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ड मत करिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम? हिंदी के लिए। क्लियर है? तो अप्रूव्ड लैंग्वेजेस। अब यहीं लिखिए, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 14, मूल संविधान में 14 थी। क्या कुछ इन करंट, वर्तमान में कितनी है? 22। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन शेड्यूल 8? तो कितना? 22। अब इनका बढ़ने का हम सीक्वेंस देखें, तो सीक्वेंस के साथ फर्स्ट 21st, वही CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से साल का है? 1967, 1967 का। और कौन सी जोड़ दी गई? सिंधी। सेकंड 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब 73 और 74, 73 और 74 तो आपको बार बार काम आएगा आगे, तो वहीं से लगता हुआ 71 है, उसी साल का है। तो इसमें कौन कौन सी जोड़ दी गई? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। उसके बाद आता है, ये 92 से याद रह जाएगा, नेक्स्ट 92। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, 2003 का। और इसमें कौन सी जोड़ी गई? 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। नहीं, जैसे मैथिली है जो इधर अयोध्या वाला, नेपाल वाला जो हिस्सा लगता है, मिथिला जो राज्य हुआ करता था वहां की है। संथाली जैसे झारखंड वाला एरिया हो गया, इस तरह की है। अब यहीं जहां संथाल लिखा हुआ है, संथाली, वहीं एरो लगाकर लिखिए, आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू दिस ट्राइब। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस जनजाति से संबंधित हैं। शेड्यूल 8 कंप्लीट, यानी यहां तक हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पर हैं, मूल संविधान पर हैं। अब यहां से आगे जो आएंगी वो किस में आएंगी? जो जोड़ी गई हैं। पता है ना कि ओरिजिनल संविधान में कितनी थी? 8 थी, और अब कितनी है? 12, 11 नहीं 12। अब देखिए ये 3, 9th, 10th, 11th और 12th। 9th, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में, उसमें जोड़ दी गई थी। अब ये इसमें क्या से संबंधित है? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म। दूसरा इसमें प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, लेकिन अभी हम यहां उसे नहीं पढ़ेंगे, उसे हम जब
फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे। इसका मतलब रीजन क्या था मैं वो समझाऊं। जब हमारा देश आजाद हुआ, फ्रीडम मिली, तो उससे पहले का स्ट्रक्चर समझिए। तो उससे पहले का क्या था कि मतलब सामंत फ्यूडल्स सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था। मतलब एक जमींदार है जिसके पास 4 या 5 गांव हैं और सारी संपत्ति उसी की मानी जाती थी, और उस पर खेती कर रहा है कोई फार्मर, कोई किसान कर रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेकर आई कि जो उस पर खेती कर रहा है उसी की मानी जाए, नहीं तो ऐसे तो सारे जमींदार हैं जो बड़े बड़े अमीर हो जाएंगे। तो इक्वलिटी कहां आई? तो इसलिए लैंड रिफॉर्म किया गया, जमींदारी सुधार किए गए, है ना। तो वो सारा जो जोड़ा गया था वो किस में जोड़ा गया था? 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में। उसके बाद आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है शायद, आई थिंक। एक बार देखेंगे, एक बार एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। शेड्यूल 10 करके देख लीजिए एक बार। एंटी डिफेक्शन वर्ड ही है या कुछ और है, मुझे जहां तक यही है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल कब जोड़ी गई थी? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985। और इस समय याद करिए 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, और इंदिरा गांधी की डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी। और राजीव गांधी के टाइम के 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 2 संविधान संशोधन बहुत पूछे जाते हैं, एक 52 और एक 61। 61 में इलेक्शन में वोट डालने की एज कम कर दी थी, और 52 में क्या किया था? दल बदल पर रोक लगा दी थी। अब क्या होता है कि पार्टी है जो एक पार्टी से गया दूसरी पार्टी में चुनाव किस में लड़ा, दूसरी में चला गया, तो इस पर एक लॉ बना हुआ है। तो वो लॉ किस में है? 10th शेड्यूल में। क्या चीज? इसके इतने पैरामीटर हैं कि हम उसमें घुस गए तो हम राजनीति नेता बनने की कोशिश करेंगे। सब चीजों के लूप होल होते हैं। बनाता कानून कौन है? जो कानून बनाएगा वो लूप होल रखेगा, और अगर लूप होल नहीं है तो अगले दिन क्रिएट कर दिया जाता है ना। तो समझ में आ गया 9th शेड्यूल में क्या है? लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सॉरी जमीन संबंधित सुधार। 10वीं में क्या है? चुनाव संबंधित, दल बदल से संबंधित सुधार, समझो। एंटी डिफेक्शन लो कब जोड़ा गया? ये पहली अमेंडमेंट से जोड़ा गया, पहले संशोधन से, और ये 52 से। उसके बाद में ये दोनों 11 और 12, 73 और 74, यानी एक पंचायत से संबंधित और दूसरा नगर निगम, नगर पालिका या अर्बन सेल्फ गवर्नेंस संबंधित। क्लियर हो गया? ये 2 हम पढ़ भी चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये किस में डाला गया? मतलब 73वां किस में डाला गया था? इस शेड्यूल में, और ये 12वीं शेड्यूल में। तो ये जोड़ी गई थी बाद में। क्लियर हो गया? डाउट कोई? क्या चीज? बेटा वो बहुत गहरी चीजें हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे, जब प्रॉपर्टी राइट के बारे में, तब वहां पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है कि 9th शेड्यूल में एक कॉलम जोड़ा गया है जिसमें अभी तक 284 लॉ शामिल हो चुके हैं, 284 कानून शामिल हो चुके हैं। इसमें एक पार्ट है, उस क्लोज में ये डाला हुआ है कि अगर पार्लियामेंट किसी लॉ को शेड्यूल 9 में शामिल कर दे तो उसे जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकता। जुडिशियरी रिव्यू का मतलब क्या है ये समझिए, कि सरकार ने कोई कानून बनाया तो उस कानून को जुडिशरी, न्यायपालिका ये चेक करती है कि क्या ये कानून संविधान के अनुसार है। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे वो नल एंड वॉइड यानी अमान्य घोषित कर देते हैं। तो अगर लेकिन पार्लियामेंट ने उसे इसमें डाल दिया तो अब उसे जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। और इसका मिसयूज कहां होता है वो समझिए। जुडिशरी ने डिसाइड कर दिया था कि जो रिजर्वेशन है उसकी लिमिट 50% से ज्यादा नहीं होगी। अब 50% कैसे हैं वो समझ लीजिए। SC, ST, OBC। SC को कितना रिजर्वेशन है? 15%। ST को इसका हाफ, और OBC को 27। तीनों मिलाकर आप चेक करके देखिए 14.5 हो रहा है कि नहीं? 49.5 हो रहा है। मैथ तो अच्छी होगी आप लोगों की। इतना ही हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ने
जुडिशरी ने लिमिट तय कर दी कि 50%, इन तीन को ठीक है, आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन कई स्टेट में, खास करके तमिलनाडु में भी चला गया था, 70% से भी अबो चला गया है, लेकिन उसे डाल दिया गया किसमें, 9 शेड्यूल में। तो जुडिशरी उससे रिव्यू नहीं कर सकती। तो ये आगे की गहरी बात है, अभी हम हल्का हल्का लें, अगर मैं गहराई से पढ़ाने लगा तो आप लोग भाग जाओगे यहां से। तो लिखिए पहला, शेड्यूल 9, नवी अनुसूची। क्या चीज? देखिए 73 और 74 है, ये बहुत बड़े चेंज हैं। तो हम देखेंगे कि 73 और 74 होते हैं, उनसे एक एक शेड्यूल भी जुड़ी है, उनसे पार्ट भी जुड़ा है, दोनों ही चीजें जुड़ी हैं इनसे। ये है। तो पहला लिखिए फर्स्ट, ये कब जोड़ा गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। विच इज कंसर्न्ड विद, जो किससे संबंधित है, डैश करके लिखना है, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, कब जोड़ी गई? 52, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985। राजीव गांधी का टाइम याद रखिएगा। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राजीव गांधी सरकार, क्योंकि ये कई बार हिट कर चुका है क्वेश्चन। राजीव गांधी गवर्नमेंट, ये किससे रिलेटेड था? दल बदल से संबंधित, बस इतना ही लिख लीजिए, दल बदल से संबंधित। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब उसके बाद आता है 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची, किससे जोड़ी गई? 73, 73वां कब था? 1992। किससे रिलेटेड है? पंचायती राज। उसके बाद नेक्स्ट 12th शेड्यूल, 74 कब का है? 1992 का है। इससे किससे संबंधित है? अर्बन सेल्फ गवर्नेंस या नगरीय शासन। इसको नगर निगम की जगह नगरीय शासन लिख लीजिए, नगरीय स्वशासन। अब यहां तक जो पार्ट बढ़े और जो शेड्यूल कम या ज्यादा हुई, उनमें किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। बोरियत तो नहीं हो रही आप लोगों को? हाँ तो है ना, पढ़ाई में ही इंटरेस्ट रखिए, है ना, तो लगे कि हाँ। आदमी बोर कब होता है? जब वो अपनी रुचि यानी अपने पसंद का काम नहीं करता है। जैसे किसी को पढ़ाई पसंद नहीं है तो उसे पढ़ाई में बोरियत होगी, है ना, किसी को खेल पसंद नहीं है तो उसे खेल में बोरियत होगी। तो पढ़ाई का इंटरेस्ट जगा लीजिए, क्योंकि इसी से लक्ष्मी आनी है ना। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, अब हम इनको यहां पर सिर्फ हल्का सा नजर में देखेंगे, समझेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक साथ अगर हम सबको समझने बैठेंगे तो हमें डाउट क्रिएट हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। हम एक एक पार्ट आगे करते चलेंगे। अब इनमें भी क्या है, वही बात आई, अगर हम पार्ट को सिर्फ इसी एंगल से पढ़ें तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ना है, सिस्टम पढ़ना है। तो जस्ट ये सिंपल सा है, इसको हम देखेंगे नहीं, छोड़ दीजिए इसे। अब आते हैं हम संविधान का निर्माण, कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, है ना। तो देखिए बच्चा पढ़ रहा है ना, इस तरह से आपको भी पढ़ना है। अब आइए देखिए, हाँ उसकी नींद आ गई होंगी उसको। देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो बार बार डिमांड हो रही थी कि हमें फ्री किया जाए। तो अंग्रेज यही बोलते थे कि आप लोग तो मैच्योर ही नहीं हो, आप लोग तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के कैपेबल ही नहीं हो।
तो अंग्रेज चेंज करते रहे और इंडियंस उस सिस्टम को सीखते रहे और सीखते रहे, धीरे धीरे डेवलप होते रहे। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे कि सिस्टम कैसे कैसे डेवलप हुआ था और कैसे इंडियंस उसमें फायदा पहुंचाते रहे। अब कई बार आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि भाई अंग्रेजों ने इंडिया में बहुत डेवलपमेंट किया था, वो बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ देकर चले गए, वो उन्होंने रेलवे यहाँ चला दिया, ये चलाया वो चलाया। लेकिन किसी भी चीज के पीछे कि वो चीज अच्छी है या बुरी है, उसके पीछे उसका मोटिव देखा जाता है ना, कि उसके पीछे उसका मकसद क्या था। क्या अंग्रेजों का मकसद इंडियंस का वेलफेयर था, भारतीयों की भलाई करना था? नहीं। ट्रेन चलाई उन्होंने तो अपने फायदे के लिए चलाई कि माल सी पोर्ट तक ले जा सकें और सी पोर्ट से बना हुआ माल अंदर ला सकें, आर्मी को फटाफट शिफ्ट कर सकें, उनके फायदे के लिए थी। अब उससे बेनिफिट इंडिया को ये हो गया कि इंडियंस को ये लगने लग गया कि कलकत्ता से बंबई मद्रास इधर उधर तक जहां भी ट्रेन जा रही है हम एक हैं, तो यूनिटी डेवलप हुई ऑटोमेटिक। तो ये ऐसे हुआ कि किसी को वैक्सीन दे दिया, वैक्सीन तो था उसे बीमार करने के लिए, है ना, वायरस डाले गए बीमार करने के लिए, लेकिन वायरस के अगेंस्ट उसकी बॉडी ने रेसिस्ट पावर कर ली, मतलब प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ली, तो अब वो खुद हेल्दी हो गया। तो मतलब किया तो उन्होंने गलत के लिए था, लेकिन इंडियंस ने उसको अडॉप्ट कर लिया तो वो बेहतर के लिए हो गया। उसी का एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो स्वराज बिल बाल गंगाधर तिलक लेकर आए थे। स्वराज बिल कब का है? 1895 का। इस 1895 में उन्होंने पहली बार संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड की थी कि हमारी एक संविधान सभा और हम संविधान बनाए हमारे लिए, लेकिन कोई नहीं माना। उसके बाद में 1938 में कांग्रेस सेशन हुआ और कांग्रेस सेशन में नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी ऑफिशियली। ऑफिशियली कहां से? ऑफिशियली मतलब कोई अगर मान करता, आधिकारिक डिमांड करता है तो उसका मतलब क्या है? वो किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर है, किसी आधिकारिक मंच पर है। तो वो ऑफिशियल जो वो था प्लेटफॉर्म, वो कौन सा था? कांग्रेस। इन्होंने जो मांग की थी वो कांग्रेस से नहीं की थी, तो ये ऑफिशियल डिमांड थी, आधिकारिक मांग थी। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रपोजल आता है। अब आप याद कीजिए, ये वो टाइम है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब चला था? 39 टू 45। अब 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो वायसरॉय थे यहाँ, और उन्होंने बिना इंडियंस से डिस्कस किए इंडिया को भी जंप करा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। किसकी तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से। तो अब इंडियंस ने विरोध किया। अब उनके लिए बड़ी समस्या हो गई कि वर्ल्ड वॉर को कंट्रोल करें या यहाँ के दंगों को कंट्रोल करें। तो यहाँ लॉलीपॉप देने के लिए कि यहाँ की जनता थोड़ी शांत हो जाए, बच्चा रोता हुआ रुक जाए, तो उसे क्या दे दिया? अगस्त प्रपोजल लेकर आए। और अगस्त प्रपोजल में पहली बार अंग्रेजों ने इनडायरेक्ट वे में ये एक्सेप्ट किया कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां तक तो डिमांड चल रही है, लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार कहां माना? तो वो कौन सा था? अगस्त प्रपोजल। उसके बाद सेम चीज इंडियंस ने इसे डिनाई कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद वही क्रिप्स मिशन में फिर रिपीट हुई, और क्रिप्स मिशन में भी इंडियंस ने उसके लिए मना कर दिया। और उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का गठन हुआ। समझ में आया? तो यहां पहली बार डिमांड किसने की? तिलक ने। ऑफिशियली डिमांड अगर बात करें कांग्रेस के मंच से तो नेहरू ने 1938 में, 1938 में। अगर अंग्रेजों की बात करें कि उन्होंने सबसे पहले ऑफिशियली कब स्वीकार किया था? अगस्त प्रपोजल में। उसे कब रिपीट किया? क्रिप्स मिशन में। तो क्रिप्स मिशन भी लॉलीपॉप ही था, क्योंकि वो भी वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही आया था। उसके बाद 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, अमेरिका और चाइना वगैरह ने प्रेशर डाला अंग्रेजों पर, और अंग्रेजों में उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इंडिया को हैंडल कर पाते हैं, इसलिए मजबूरी में उन्होंने छोड़ा। अदरवाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो सकता है कि आज तक भी चलते रहे, है ना। तो हम लोग घोड़े वोड़े पे चलते रहते या टिक 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 कर रहे होते, उन्हीं की तरह से। अब कैबिनेट मिशन के बारे में समझते हैं। कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत,
कि जब ये आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। अब 3 मेंबर आए इसमें, 3 मेंबर आए। इसे कैबिनेट मिशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वहां के कैबिनेट के मेंबर थे, ये वहां के कैबिनेट के मेंबर थे। कैबिनेट का मतलब क्या है? कैबिनेट का मीनिंग क्या है? जो एमपी होते हैं वो चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में, उनमें से कुछ लोग मंत्री बन जाते हैं, तो वो जो मंत्री बन जाते हैं वही कैबिनेट। समझ में आ गया? जो मंत्री बन जाते हैं, इसको हम डिटेल से आगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो अब ये 3 लोग थे। पहला, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यहां का सिस्टम क्या था अंग्रेजों का, पहले वो समझ लें। इंडिया में वाइस रॉय बैठता था, वॉइस रॉय रिपोर्ट करता था। अब ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन के पास बहुत सारे देश थे उनके कंट्रोल में, तो हर देश को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सेक्रेटरी रख रखा था। तो वॉइस रॉय किसको रिपोर्ट करता था? सेक्रेटरी को। और वो सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करता था? पार्लियामेंट को। समझ में आया? तो ये कौन था सेक्रेटरी? इंडिया सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब इससे पहले आप लोगों को मैं आपको याद दिलाऊं, 1909, 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, नाम सुना है? मार्ले मिंटो सुधार। 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये जब भी जो रिफॉर्म आते हैं ना, तो उनमें जो पहला नाम होता है वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का ही होता है, भारत सचिव का। तो अब याद करिए, 1909 का क्या नाम है? मार्ले मिंटो। तो मतलब मार्ले कौन था? भारत सचिव था। और मिंटो कौन था जो भारत में वायसराय था? तो लॉर्ड मिंटो। अब सेकंड वाला 1919 का याद कीजिए, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेग्यू कौन था? भारत सचिव। और चैम्सफोर्ड कौन था? वायसराय। हो गया क्लियर? तो ये था भारत सचिव। उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स, ये वहां का जो ट्रेड बोर्ड है उसका हेड था, उसका प्रेसिडेंट था। और उसके बाद एवी अलेक्जेंडर, ये अलेक्जेंडर वहां की नौसेना प्रमुख था, लेकिन एडमिरल नहीं कहेंगे। वहां क्या था कि नेवी है, उसका एक एडमिरल होता है, एक हेड होता है, लेकिन हेड जिसको वो रिपोर्ट करता है पार्लियामेंट में, उसे उसका प्रधान बोला जाता था। तो ये एक्चुअल में क्या था? पार्लियामेंट का मेंबर था, नेवी का पार्ट नहीं था ये। नेवी इसको रिपोर्ट करती थी, तो नौसेना प्रमुख बोला जाता था। तो समझ में आ गया? कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। अब मैंने फिर बोला कि जहां भी 3 रहेंगे वहां एक चौथा घुसाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं था। तो ये 3 नाम याद रखने हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अब इसका हेड कौन था? 3 तो थे, मेंबर थे, लेकिन इसका हेड कौन था? ये इसका हेड था। कोई भी कमेटी आएगी तो उसका कोई तो हेड होगा, तो इसका हेड ये था। यहां तक लिखें, आगे बढ़ेंगे बाद में। लिखिए, डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण। टू द पॉइंट लिखिए, या फिर इस तरह से लिखिए, 1895 स्वराज बिल, इंट्रोड्यूस्ड बाय द तिलक। स्वराज बिल तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया, इन विच ही डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ही डिमांडेड फॉर स्वराज बिल introduced by the Tilak, in which he demanded for the constitution, for the formation of constitutional assembly। तिलक स्वराज विधेयक जो तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। अब मतलब मांग किसकी होनी है?
संविधान सभा की होनी है, तो एज इट इज सेम नेक्स्ट लिख लीजिए 1938 ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर, कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर, सॉरी सॉरी लाहौर में नहीं था ये, कांग्रेस सेशन, ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन पंडित नेहरू डिमांडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने थे, हरिपुरा में सेशन हुआ था ये। हिंदी में लिखिए 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। क्या चीज? 1895 में भी ये स्वराज विधेयक था, ये तिलक ने डिमांड की थी। दोनों नहीं। अब हम बात ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी। तो हमें संविधान सभा तक पहुंचना है अभी। थर्ड, इन 1940 ब्रिटिशर्स accepted the demand of constitutional assembly by the August proposal या in the August proposal। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। उसके बाद सेम रिपीट कर दीजिए 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भी सारा यही लैंग्वेज आएगी। अब नेक्स्ट लास्ट में लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड, 1946 वाले में लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब लिखिए कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन कब आया इंडिया में? 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को। अब यहां से है ना टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता चलेगा, किस महीने में कौन सा इंसिडेंट हुआ, कौन सी तारीख को क्या हुआ। अब यहां पर मंथ और डेट इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएंगी। इस समय प्राइम मिनिस्टर यहां लिख लीजिए, दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज क्लीमेंट एटली, अब ब्रैकेट में लेबर पार्टी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली जो किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी। अब हमको इसमें मेंबर लिखने हैं, इसके 3 हैं, तो सबसे पहले हेड को लिखना है इसका। तो फर्स्ट लिखें पैथिक लॉरेंस,
सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या इंडिया सेक्रेटरी। उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स, चेयरमैन ऑफ ट्रेड बोर्ड, चेयरमैन ऑफ ट्रेड बोर्ड। और नेक्स्ट एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हेड ऑफ द नेवी, नौसेना प्रमुख। हम्म। अब जहां यहां लिखा है भारत सचिव, वहां डैश करके लिखिए हेड ऑफ द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का प्रमुख। मतलब ये कैबिनेट मिशन जिसके 3 मेंबर थे, उसका हेड कौन था? पैथिक लॉरेंस। चलिए ये क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं।